हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लोकुश मिश्रा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों को सोशल साइंस पढ़ाते हैं। आज आप लोगों को क्लास 9 का सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं। और चैप्टर क्या है? चैप्टर का नाम है आपका क्लाइमेट। और क्लाइमेट का एक लेक्चर आपको पढ़ा चुके हैं। आज आपको कौन सा लेक्चर कौन सा पढ़ाना है? आपको लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करना है। ठीक है, ज्योग्राफी का यह चैप्टर है क्लाइमेट, जिसका लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने आपको लेटीट्यूड के बारे में बताया था। ठीक है, लेटीट्यूड के बारे में बताया था और एक यह इमेज बना करके यह इतना तक आपको बताया था कि यह जो है जो 0 डिग्री एक्सिस है, इक्वेटर है। 23.5 डिग्री जो है वह नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। यह 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल, और सेम जो है साउथ में यह अंटार्कटिका सर्कल है 66.5 डिग्री। तो यहां तक तो मैं आपको बताया था। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है इसका, लेटीट्यूड के बाद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब यहां पे क्या हम समझते हैं? एल्टीट्यूड का मतलब यहां पे हाइट से समझते हैं। हाइट, ठीक है, क्या? हाइट। तो हाइट जो है, एल्टीट्यूड जो है, उसको रिफर जो करते हैं किसी भी प्लेस की हाइट जो है, जब उसका मेजरमेंट हम करते हैं तो कहां से करते हैं? मीन्स सी लेवल से करते हैं। कहां से करते हैं? सी लेवल से करते हैं। यह ध्यान दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट कितना है? 8848 मीटर। इसकी हाइट इतनी है। तो इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट की 8848 जब हम मेजरमेंट करते हैं तो कहां से करते हैं? वहां से नहीं करते हैं जहां से यह स्टार्ट हुआ है, बल्कि कहां से करते हैं? सी लेवल पे, समुद्र का तल का जो है, समुद्र का ऊपरी जो पार्ट है, वहां से किसी भी प्लेस की हाइट जो है हम मेजरमेंट करते हैं। तो एल्टीट्यूड का मतलब यहां पे आप क्या समझेंगे कि जब वो हाइट हम नापते हैं, किसी भी चीज का मेजर करते हैं, तो कहां से करते हैं? सी लेवल से करते हैं। चाहे वह नॉर्थ का प्लेन एरिया है, माउंटेन एरिया है, प्लेट्यू है, डेजर्ट एरिया है, तो वह सी लेवल से कितनी हाइट पर है। ठीक है, और इसका इफेक्ट जो है वह किस पर पड़ता है? वह क्लाइमेट पे पड़ता है। किस तरह से पड़ता है? देखिए, यह सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है कि विथ इंक्रीज ऑफ हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से इंक्रीज ऑफ हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, जब हाइट इंक्रीज होती है अर्थ सरफेस से, तो होता क्या है? द टेम्परेचर डिक्रीज एंड एयर बिकम लेस डेंस। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, हाइट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। हाइट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो जब हाइट इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर में क्या इफेक्ट पड़ता है? टेम्परेचर डिक्रीज हो जाती है। मतलब यहां पे हाइट जो है, अगर ये ऐसे हो रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? या लो हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हाइट जब इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? टी फॉर यहां पे क्या? टेम्परेचर। एच फॉर क्या आप समझेंगे? हाइट। ठीक है, तो हाइट जब इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और होता क्या फिर इससे? एयर बिकम लेस डेंस। डेंसिटी जो एयर की होती है वह क्या होती है? टेम्परेचर के कम होने से लेस डेंस, एयर बिकम लेस डेंस हो जाती है। जिसकी वजह से होता क्या है कि हिली रीजन, जो पहाड़ी क्षेत्र है, कूलर, ठंडे रहते हैं। कब? समर में। गर्मियों में, गर्मियों में आप देखिए, इसको ऐसे समझिएगा कि जब समर सीजन होता है, मई और जून का महीना होता है, तो नॉर्थ के प्लेन, हम लोग के यूपी बिहार में क्या होता है? लू चलता है। लू मतलब कि जो ब्लोइंग एयर है वह काफी हॉट होती है। ठीक है, बट उसी टाइम पीरियड में जो हिली एरिया है, तो वहां पे क्या होता है? वह टेम्परेचर कम रहता है। हाइट अधिक रहती है तो टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। टेम्परेचर कम रहता है तो वह हिली एरिया जो होता है वह कूल, ठंडा बना रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, लोग जो है गर्मियों में छुट्टियां मनाने के लिए शिमला मनाली जाते हैं ना, तो क्यों जाते हैं? क्योंकि शिमला, देहरादून, मनाली या ऐसे एरिया हैं, या जम्मू कश्मीर एरिया जो है वह क्या है? हाइट वहां पे अधिक है कंपेयर देन प्लेन। जो नॉर्थ का प्लेन है उसके कंपेयर देन वहां पे हाइट क्या है? अधिक है। हिली एरिया है तो वहां पे क्या होता है? टेम्परेचर डाउन रहता है, वह कूल बना रहता है। जैसे जब हमारे यहाँ लू चलती है, ठीक है,
जब हमारे यहाँ लू चलती है यूपी बिहार में, नॉर्थ प्लेन में समर सीजन में लू चलती है, तो जो ये अपना हिली एरिया है वह देखिए, जैसे ये देखिए तो इस तरह से कूल बना रहता है, ठंडा रहता है। तो यहाँ से गर्मी से बचने के लिए लोग मई जून की यहाँ की भयंकर गर्मी से बचने के लिए, एंजॉय करने के लिए या छुट्टियां मनाने के लिए जो है हिली एरिया में जाते हैं। वहाँ टेम्परेचर कूल रहता है, ठंडा रहता है। ठीक है, बात समझ में आई है एल्टीट्यूड वाली बात। आगे बढ़िए फिर, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। तीसरा पॉइंट क्या है? प्रेशर एंड विंड सिस्टम। ठीक है, इट डिपेंड ऑन द, यह दोनों चीजें जो है ध्यान दीजिएगा, प्रेशर और विंड सिस्टम, यह किस पे डिपेंड कर रहा है? वह डिपेंड कर रहा है आपका लेटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड पे। ठीक है, लेटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड। लेटीट्यूड यहां पे क्या, लेटी हुई लाइनें जो हैं यह इस पे डिपेंड करता है, और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब कि सी लेवल से हाइट कितनी है। क्या ये हाइट जो है वह सी लेवल से हाइट कितनी है? किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात हम कर रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर प्लेस, तो वह पर्टिकुलर प्लेस जो है वह कितने लेटीट्यूड पर है और उसका एल्टीट्यूड क्या है, तो उस पे जो है, इन्हीं दोनों पे यह प्रेशर और वहां का विंड सिस्टम जो है वह डिपेंड करता है। कि प्रेशर का मतलब प्रेशर जो है वह कम या अधिक है, और दूसरे विंड सिस्टम जो है वह उसका डायरेक्शन क्या है, जो हवा बह रही है उसका डायरेक्शन क्या है वह, और प्रेशर, ये दोनों बातें लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो फिगर है, फिगर आपको ड्रा करके बताए हैं। ठीक है, वार्म एयर यहां पे हाई है, कोल्ड एयर यहां पे लो है। इसका मतलब क्या है? जब हवा ठंडी गर्म है, हवा क्या है? गर्म है, तो प्रेशर क्या है? और कोल्ड एयर है तो प्रेशर क्या है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वार्म एयर, ठीक है, यह इधर का डायरेक्शन, जब कोल्ड एयर है, एयर कोल्ड है, तो यह डायरेक्शन और यह डायरेक्शन। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए, और दूसरे तरीके से आप समझिए कि प्रेशर और विंड सिस्टम, हाई प्रेशर और लो प्रेशर कब होगा। ठीक है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर कब होगा? हाई प्रेशर कब होगा, यह डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है ना, टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर देखिए, जब गर्मी में टेम्परेचर क्या होता है, गर्मियों में टेम्परेचर अधिक रहता है। ठीक है, तो जो प्रेशर रहता है, टेम्परेचर जब अधिक होता है तो प्रेशर क्या होता है? कम होता है। यहाँ पे ऐसे समझिए, ए टी फॉर टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर यदि हाई है तो प्रेशर क्या है? वह लो है। ठीक है, और जस्ट अपोजिट अगर हम करें तो जब टेम्परेचर जो है वह लो होगा तो प्रेशर क्या होगा? वह हाई होगा, अधिक होगा। समझ रहे हैं? प्रेशर हाई अधिक होगा, टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर हाई होगा। ठीक है, यहां पे समर सीजन और विंटर सीजन दोनों का देखिए कैसे क्या होता है कि आप ये देखिए, गर्मियों में जब टेम्परेचर हाई हो जाता है, 45 डिग्री सेल्सियस, 46 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। ठीक है, तो उस समय जो एयर होती है वह क्या होती है? वह गर्म होकर के हल्की हो जाती है। फिर से समझिए, टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है, तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या हो जाता है कि जो एयर है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है वह गर्म हो जाती है, और जब गर्म हो जाती है तो वह हल्की होकर के ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो हल्की होकर के क्या हो जा रही है? ऊपर चली जा रही है। तो जब वह एयर ऊपर चली गई तो एक वैक्यूम बनता है, जिसको भरने के लिए कोल्ड एयर, कहीं से उसको वैक्यूम को फुल करने के लिए कोल्ड एयर वहां पे आती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गर्मियों में ही आंधियां आती हैं। गर्मियों में क्या होता है? आंधी आती है। तो गर्मी में आंधी क्यों आती है? क्योंकि जो वैक्यूम बना है, टेम्परेचर हाई हुआ, एयर क्या हो जाएगा? गर्म होकर के वह वैक्यूम बना गया। एयर जब गर्म हो जाएगी तो वह ऊपर उड़ जाती है, हल्की हो जाती है, ऊपर उड़ जाती है, ऊपर चली गई, तो एक वैक्यूम उस प्लेस पे बनता है। उस वैक्यूम को फुल करने के लिए
अलग डायरेक्शन से दूसरे, अब वह डायरेक्शन क्या हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, नॉर्थ हो सकता है, साउथ हो सकता है, जिस भी जगह पे कोल्ड एयर है वह क्या करेगी, उस वैक्यूम को भरने के लिए आएगी। मतलब यहां पे क्या हो गया कि टेम्परेचर हाई हुआ तो प्रेशर लो हो गया। अभी लो प्रेशर को फुल करने के लिए जो जो एरिया हाई प्रेशर वाला होगा वहां से एयर जो है आएगी और उसको फुल करेगी। तो आप देखिए कि जब वो हवा आती है उस वैक्यूम को फिल करने के लिए जो हवा आती है, तो वही हम कहते हैं कि आधी आई। तो आप अक्सर इस चीज़ को महसूस करिए कि जाड़े में आधियाँ नहीं आती हैं, गर्मियों में ही आती हैं। तो गर्मियों में क्या होता है कि जो एरिया लो प्रेशर का बना है, ठीक है, जहाँ पे एयर जो है वह वैक्यूम हुआ है, उसको फुल करने के लिए हाई प्रेशर बेल्ट से हवा आती है। अब बहुत तेजी से आती है, तो बहुत तेजी से आती है तो वही हम क्या कहते हैं कि आंधी आ रही है। बस समझ में आई। तो और वही चीज़ है कि आप ठंडी में देखिए, ठंडी में क्या होता है कि टेम्परेचर डाउन रहता है तो प्रेशर हाई रहता है, प्रेशर हाई बना रहता है, तो एयर जो होती है वह घनी रहती है, गर्म होकर के ऊपर नहीं उठती है। तो जो एयर है वह पूरी जगह फुल रहती है, क्योंकि टेम्परेचर लो है तो एयर फुलफिल है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर हाई बना हुआ है। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो इसमें क्या है कि 10 इन्फ्लुएंस, यह इन्फ्लुएंस क्या करता है, यह जो प्रेशर और विंड सिस्टम है यह डिपेंड कर रहा है किसी पर्टिकुलर प्लेस के लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड पे। तो इससे इन्फ्लुएंस क्या रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है टेम्परेचर पे और रेनफॉल पैटर्न ऑफ द एरिया, उस एरिया के रेनफॉल पैटर्न को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, टेम्परेचर को और रेनफॉल पैटर्न को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें और आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। चौथा पॉइंट क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ठीक है, समुद्र से दूरी, क्या चीज, समुद्र से दूरी। तो इसमें द सी एक्सट्रैक्ट मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। समुद्र से जितनी दूरी किसी पर्टिकुलर प्लेस की होगी वह डिपेंड कर रहा है कि उसके क्लाइमेट क्या होगा। ठीक है, जैसे है कि जो कोस्टल रीजन है, तो जो कोस्टल रीजन है वह क्या है कि वह ओशन से नज़दीक है, तो वहाँ क्लाइमेट कुछ और होगा। और जो पर्टिकुलर प्लेस ओशन से बहुत दूर पे है वहाँ का क्लाइमेट आपको चेंज मिलेगा। तो जो सी है, समुद्र है, वह क्या है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, लैंड में किसी पर्टिकुलर प्लेस को इन्फ्लुएंस करता है, वहाँ के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। वही चीज सेकेंड पॉइंट बता रहे हैं कि एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज, डिस्टेंस जो इंक्रीज होगा, डिस्टेंस जब सी से, समुद्र से इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, समुद्र से दूरी बढ़ रही है, द वेयर द कंडीशन मोर एक्सट्रीम, हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल वेरिएशन बिटवीन सीजन। तो उससे क्या होगा, वेदर कंडीशन बिकम मोर एक्सट्रीम, मोर एक्सट्रीम होगा, अधिक एक्सट्रीम होगा। मतलब जब सीजन होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, रेनफॉल में वेरिएशन आपको मिलेगा। इसमें जो सीजन होगा, विंटर, समर और रेनी सीजन होगा, उसमें एक्सट्रीम आपको मिलेगा। जैसे आप कोस्टल रीजन के आसपास हैं, ठीक है, तो कोस्टल रीजन के आसपास हैं, ये कोस्टल रीजन के आसपास यदि आप हैं तो यह इंडिया का यह कोस्टल रीजन है। ठीक है, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, इधर क्या हो गया, अरबियन सी हो गया, इधर साउथ में क्या हो गया, इंडियन सी हो गया। तो जो कोस्टल रीजन के आसपास है, यहाँ का जो है टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न जो है वह माइल्ड रहता है। बट सी से जैसे जैसे डिस्टेंस या इंटीरियर पार्ट है, इंटीरियर पार्ट जैसे जैसे डिस्टेंस समुद्र से बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो है वह टेम्परेचर और रेनफॉल वेरिएशन जो है वह अधिक एक्सट्रीम होगा। मतलब यहाँ पे कंपेयर देन कोस्टल रीजन के, अब इसको मैप के द्वारा भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यह बे ऑफ बंगाल आपको दिखाए हैं, इधर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, इस साइड में क्या है, अरबियन सी है, साउथ में, इधर साउथ में आपको क्या मिलेगा, साउथ में आपको इंडियन ओशन इधर है। ठीक है, यह इंडियन ओशन है। तो यह एरिया जो है, यह कोस्टल रीजन जो है, यह देखिए, यह आपको कलरफुल मैंने किया, या देखिए, तो यह जो कलरफुल यहाँ पे जो मैप में मैं बना रहा हूँ, यह कोस्टल रीजन है, यह ईस्ट पार्ट का है, यह वेस्ट पार्ट का है। ठीक है, तो यह जो कोस्टल रीजन है, यह समुद्र से इसकी दूरी कितनी है, यह इसके समुद्र से दूरी इसकी कम है।
कम है, कम होने की वजह से इसका इफेक्ट जो है इस साइड में और इसका इफेक्ट जो है इस साइड में, इधर का इफेक्ट जो है इस साइड में जो है यह पड़ेगा ओशंस का, ठीक है। जिसकी वजह से इधर का टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न जो होता है वह माइल्ड मतलब एक समानता लगभग बनी रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम इंटीरियर पार्ट में, यह पार्ट जो है या इंटीरियर पार्ट में अगर हम जाते हैं तो इंटीरियर पार्ट क्या हो जा रहा है कि इंटीरियर पार्ट आपका क्या है कि वह समुद्र से इसका डिस्टेंस जो है वह अधिक हो जा रहा है। यह डिस्टेंस जो है यह क्या हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है। यह देखिए, यह समुद्र से, अब देखिए ओशन से यहाँ पे है तो इसका इफेक्ट यहाँ तक पड़ रहा है, लेकिन अब इसका यह यहाँ से यह डिस्टेंस अधिक हो गया, डिस्टेंस अधिक हो जा रहा है, जिसकी वजह से यह डिस्टेंस यहाँ से इसका अधिक है ना, यह इतने बड़ा एरिया, या इसके आप इधर जाएंगे, ठीक है, नॉर्थ में यूपी, बिहार, राजस्थान, तो ओशन से इसका डिस्टेंस बहुत अधिक हो गया। ओशन से डिस्टेंस अधिक होने की वजह से टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न जो होगा वह मोर एक्सट्रीम होगा। मतलब गर्मियों में यहाँ खूब गर्मी पड़ेगी, ठंडी में ठंडा पड़ेगा, है ना। लेकिन जो समुद्र के आसपास का एरिया है, जो कोस्टल रीजन है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे अदर किसी कंट्री का हो, तो जो कोस्टल रीजन होता है वहाँ का टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न जो है वह माइल्ड, मतलब एक समान, एक रूपता उसमें बनी रहती है, बहुत अधिक वेरिएशन जो है उसमें नहीं आता है सीजन में, ठीक है। तो तीसरा चीज जो है वह यही आपका है कि जो डिस्टेंस फ्रॉम सी है, समुद्र से दूरी है, ये चौथा पॉइंट है, जिसका इफेक्ट जो है वह किस पे पड़ता है, क्लाइमेट, किसी पर्टिकुलर प्लेस के क्लाइमेट पे पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ओशन करेंट्स, ओशन करंट, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है आपको, ओशन, समुद्र, करंट, करंट एक कौन सा करंट, हिंदी में इसको हम लोग धारा ही कहते हैं, धारा, ठीक है। जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट किस में, फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट है तो जो तार होता है, वायर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं, तो वह क्या है, करंट है, एक जगह से दूसरे जगह। उसी तरह से समुद्र में जो पानी होता है, ओशंस में जो पानी होता है, उसमें भी धारा का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जो धारा को इंग्लिश में हम क्या पढ़ रहे हैं, करंट पढ़ रहे हैं। करंट का मतलब वो 440 वोल्ट का करंट लगा, तो केवल वह नहीं है। करंट का मतलब कि जो फ्लो हो रहा है, जो बह रहा है, वह धारा है, वह करंट है, ठीक है। अब समुद्र में पानी बह रहा है तो वह क्या है, धारा है, करंट है, ठीक है। तो इसका भी इफेक्ट जो होता है वह जो है किस पे पड़ता है, वह क्लाइमेट पे पड़ता है। अलॉन्ग विथ ऑनशोर विंड द ओशन करंट यह दो तरह का होता है, वार्म या ठंडा। ध्यान दीजिएगा, इसका आपको अभी आगे बता देते हैं आपको फिगर के द्वारा, कि जो समुद्र में पानी होता है, जैसा कि आप लोग जानते भी है कि 71% जो है ओशंस में वाटर है, ठीक है। तो 71% जो है वह ओशन से एरिया है, तो जो पानी उसमें भरा पड़ा है, उसमें पानी जो बहता है, पानी जो है उसमें दो तरह के करंट फ्लो होते हैं, एक वार्म करंट और दूसरा जो है कोल्ड करंट, मतलब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, ठीक है। और इस गर्म वार्म करंट और कोल्ड करंट की वजह से जो कोस्टल एरिया है वहां के क्लाइमेट को यह अफेक्ट करता है। जो वार्म करंट या कोल्ड करंट है वह किसी पर्टिकुलर प्लेस के कोस्टल एरिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, कोल्ड ऑनशोर करंट बीइंग कूलनेस इन कोस्टल एरिया। यदि कोल्ड करंट है तो वह कूलनेस रखेगा कोस्टल एरिया को, है कि नहीं है, समझिए इसको, कि यदि कोल्ड करंट है तो वह कोस्टल एरिया को कूलनेस रखेगा, ठीक है। और कोल्ड की जगह यदि वार्म करंट है तो वार्म करंट क्या करेगा, कोस्टल एरिया को क्या करेगा, कोस्टल एरिया को हॉट करेगा, गर्म रहेगा कोस्टल एरिया, समुद्र के किनारे, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए कि कोई एरिया है, ठीक है, एरिया है, ठीक है। अब यहां पे वार्म करंट फ्लो हो रही है और इधर मान लीजिए कि यह ओशन है, इधर का जो एरिया है यह ओशन है, यहाँ पे कोल्ड करंट है, ठीक है, यहाँ पे कोल्ड करंट है और यहाँ पे वार्म करंट फ्लो हो रही है। तो यह इसका कोस्टल एरिया अगर इतना हम देखें, यह इसका कोस्टल एरिया, तो यह कोस्टल एरिया को अफेक्ट करेगा। कोस्टल एरिया क्या होगा, वार्म करंट फ्लो हो रही है तो इसका इफेक्ट होगा कि यह एरिया जो कोस्टल एरिया है यह
हॉट होगा, गर्म होगा यहाँ पे। और इधर का अगर इधर कोल्ड करंट फ्लो हो रही है तो इधर का जो कोस्टल एरिया है, यह कोस्टल एरिया, इसको कोल्ड करंट की वजह से ये कोस्टल एरिया क्या होगा, यहाँ पे कूलनेस बना रहेगा। ठीक है, तो समुद्र में दोनों तरह की करंट फ्लो होती है, वार्म करंट और कोल्ड करंट दोनों फ्लो होती हैं। आप यहाँ पे इसको देखिए, पहले ये हम लोग देख लेते हैं, इसको आप समझिए, पढ़िए क्या लिखा है। कोल्ड करेंट्स ब्रिंग कोल्ड वाटर फ्रॉम द पोल्स एंड कूल ऑफ क्लाइमेट। पूरा आप देखिए समझिएगा, ये कोल्ड करंट जो है, कोल्ड करंट कहां से आएगी, गर्म ठंडी जलधारा, दोनों के बारे में आपको बता रहे हैं, पहले कोल्ड करंट के बारे में फिर वार्म करंट के बारे में। तो कोल्ड करंट जो है, ये कोल्ड करंट, यह जो एरिया इधर पोल, नॉर्थ का पोल ठंडा है, इधर आर्कटिक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं ना, बिल्कुल ठंड स्थान है। तो यह जो कूलनेस है, जहां पे ठंडी बहुत अधिक है, तो यहां से जो वाटर फ्लो होता है, बह रहा है, यह क्या है, यह देखिए आपको दिखा रहा है, यह जो है यह इधर से आ रहा है। ठीक है, तो इधर से आ रहा है, यह इधर से एरो बन के इधर से ऐसे आ रहा है ना। तो यह क्या है, यह कोल्ड करंट जो है यह फ्लो हो रहा है। तब जो कोल्ड करंट फ्लो हो रहा है, तो वह जैसे अब ये देखिए यहाँ पे यह फ्लो हो रहा है, तो इधर ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, यह साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, या नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, या अफ्रीका रहा आपका, या यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इधर न्यूजीलैंड है, या छोटे छोटे आइलैंड है, इंडिया आपका यहाँ पे है एशिया में। तो जो कॉन्टिनेंट है या कंट्री है, तो उसका जो कोस्टल रीजन होगा, वह कोल्ड करंट इधर से फ्लो हो रही है, तो वह कोस्टल रीजन क्या होगा, कूल होगा। ठीक है, तो ये भी कि भाई कोस्टल रीजन कूल है, तो क्यों है, कौन से एरिया में होगा, तो एक जो कोल्ड करंट फ्लो हो रही है, तो कोल्ड करंट कहाँ से फ्लो हो रही है, किस वजह से हो रही है, तो जो पोल का एरिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वह कूल है। ठीक है, वहां से समुद्र में जो करंट बह रही है, जो पानी बह रहा है, वह क्या है, ठंडी जलधारा है। तो इसके प्रभाव में जो कोस्टल एरिया आएगा, वह क्या होगा, ठंडा होगा। ठीक उसी तरीके से आप इसमें वार्म करंट में देखिए, अब वार्म करंट कहां से फ्लो हो रहा है, तो वार्म करंट ब्रिंग वार्म वेदर फ्रॉम द इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या है, इक्वेटर यह रहा आपका 0 डिग्री एक्सिस। ठीक है, यह लगभग 0 डिग्री एक्सिस जो आपका मैप है या ग्लोब है। ठीक है, यह इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर, 0 डिग्री एक्सिस। यह जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर दो इक्वल पार्ट में जो है डिवाइड करा है। यह आपको मैप बनाया, ग्लोब नहीं है, मैप हम आपको दिखा रहे हैं। तो इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर जो होता है वह सबसे अधिक गर्म होता है, इक्वेटर का एरिया जो होता है वह सबसे अधिक गर्म होता है। क्यों गर्म होता है, ये आपको पहले बता चुके हैं कि इक्वेटर वाला एरिया जो होता है, वहां पे सन रेज डायरेक्ट पड़ता है, और वह इक्वेटर का सन से डिस्टेंस जो है वह कम होता है, डिस्टेंस इक्वेटर का सन से कम होता है, और सन रेज डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए यह एरिया हॉट होता है, गर्म होता है। तो इक्वेटर से चलने, इक्वेटर के आसपास जो है यह एरिया गर्म है, तो यहाँ का पानी भी जो होगा समुद्र का गर्म होगा, और यहाँ से जो पानी का प्रवाह है, जो धारा है, वह फ्लो होगी, तो वह क्या होगी, वह गर्म होगी। तो अब जैसे कोल्ड करंट में आपको बताया, कोल्ड करंट कहाँ से प्रभावित, तो कहाँ से फ्लो हो रही है, तो वह नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले एरिया से। वार्म करंट कहाँ से जनरेट हो रही है, तो इक्वेटर वाले एरिया से जनरेट हो रही है। तो जनरेट होकर के जिस एरिया को कवर कर रही है, जहाँ पे बह रही है जा करके, तो उसका कोस्टल रीजन क्या होंगे, वह हॉट होंगे। ठीक है, वह क्या होंगे, गर्म होंगे, क्योंकि गर्म जलधारा बह रही है, तो उसके प्रभाव में हर्षित, कोल्ड करंट का मतलब ठंडी जलधारा, ध्यान से सुनिए, बता तो रहा हूं, कोल्ड करंट का मतलब ठंडी जलधारा, और वार्म करंट का मतलब गर्म जलधारा। ये दोनों जल की धाराएं या करंट समुद्र में बहती हैं। कौन कहां से फ्लो हो रहा है, ये दोनों आपको यहाँ पे आपको समझा दिए हैं। ठीक है, या इसके पहले का देख लीजिए, यह कोल्ड करंट है, यह पोल से बह रहा है, और वार्म करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, वह इक्वेटर से फ्लो हो रहा है। ठीक है, और इसके प्रभाव में जो कोस्टल एरिया आएगा, कोल्ड करंट की वजह से वह कूलनेस बनी रहेगी, और वार्म करंट की वजह से वहाँ पे हॉटनेस बना रहेगा। ठीक है, तो क्लाइमेट जो है वह इनकी वजह से क्लाइमेट को यह इफेक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर प्लेस की। ठीक है, यह देखिए, अगर देखा जाए तो जैसे यह अर्थ है, ठीक है, अर्थ है,
तो इस पे जो ओशंस वाला पार्ट है, ठीक है, ओशंस वाला पार्ट है, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से गर्म और ठंडी जलधाराएं जो हैं वह इस तरह से बह रही हैं, ठीक है। इसमें खैर बहुत तेज़ी से यह शो कर रहा है, ठीक है, समुद्र का पानी है, कोल्ड करंट है तो वार्म करंट है, इस तरह से फ्लो जो है, इस तरह से करंट जो है प्रवाहित होती रही। जिस तरह से आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक वायर है, स्विच ऑन कर दिए, इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो हो रही है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है मतलब क्या, उसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं बहुत तेजी से, तो इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें पानी की धारा है, ओशंस करंट है, ओशन करंट इस तरह से फ्लो हो रहे हैं, बह रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा चीज, ठीक है, छठा पॉइंट है रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर, किसी पर्टिकुलर प्लेस का रिलीफ फीचर जो है वह उसके क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। अब यह रिलीफ फीचर क्या है? रिलीफ फीचर का मतलब धरती का धरातल, धरातल जो है ना वह रिलीफ फीचर है, और यह एक जैसा सब जगह नहीं है, ठीक है। जैसे आप अपने चेहरे को देखिए, चेहरा दिख रहा है ना, ये रिलीफ फीचर है, एक जैसा है, बिल्कुल सपाट, जैसे यह बोर्ड है इस तरह से बिल्कुल प्लेन है, यह चेहरा आपका प्लेन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माथा उभरा हुआ है, नाक उभरी हुई है, तो आंख धसी हुई है, इधर ओठ है, इधर गाल है, ठीक है। तो एक सपाट बिल्कुल नहीं है, जैसे यह बोर्ड आप देख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे नहीं है ना आपका चेहरा, यह भी एक रिलीफ फीचर है, क्योंकि एक बिल्कुल चपटा नहीं है कि एकदम बिल्कुल प्लेन है, ऐसे जैसे आपका बोर्ड आप देख रहे हैं बिल्कुल एक यहाँ से यहाँ तक कहीं उभरा नहीं है, कहीं गड्ढा नहीं है, ऐसा है यहाँ पे ये नहीं है। लेकिन आप चेहरा देखिए, यह रिलीफ फीचर है, उभरा है तो गड्ढा भी है। तो इसी तरह से जो धरातल है रिलीफ फीचर अर्थ का, वह भी सब जगह एक बराबर नहीं है, ठीक है। इंडिया का ही देखिए, इंडिया पे देखिए तो कहीं जो है नदियां हैं, तो कहीं तालाब है, झील है, तो कहीं पहाड़ है, तो कहीं प्लेट्यू एरिया, तो कहीं डेजर्ट है, तो उबड़ खाबड़ एरिया है कि नहीं है, कहीं बहुत ऊंचाई है तो कहीं गहराई है, तो कहीं प्लेन है, तो क्या हो गया, ये रिलीफ फीचर है। तो इसका इफेक्ट जो है, जो अर्थ का सरफेस है वही क्या है, धरातल जो है वही रिलीफ फीचर है। कहीं उबड़ खाबड़ है, तो कहीं गड्ढा है, तो कहीं ऊंचाई है, हो गया भाई यह रिलीफ फीचर है, एक बराबर नहीं है। तो एक बराबर नहीं, तो इसका इफेक्ट क्या है, एक बराबर क्लाइमेट पे भी तो नहीं पड़ेगा ना। अगर बिल्कुल सपाट रहता, धरती बिल्कुल चौकोर सपाट रहती, एक बराबर सब जगह का रिलीफ फीचर रहता, इक्वली रहता, कहीं गड्ढा कहीं ऊंचा नहीं रहता, उबड़ खाबड़ नहीं रहता, तो सारे जगह का क्लाइमेट एक जैसा रहता, क्योंकि एक बराबर सब सरफेस है। लेकिन सरफेस क्या है, रिलीफ फीचर क्या है, अलग अलग जगहों का अलग अलग है, तो उसका इफेक्ट क्लाइमेट पे पड़ेगा। क्लाइमेट भी ये सब जगह का एक जैसा नहीं है, कहीं गहरा है, कहीं ऊंचा है, कहीं मैदान है, तो सब जगह जैसा जगह है वैसा वहाँ का क्लाइमेट है, ठीक है। डिफरेंट फिजिकल ज्योग्राफिकल फीचर ऑन द अर्थ। रिलीफ फीचर का मतलब यहाँ पे एक लाइन में क्या समझाएंगे कि डिफरेंट फिजिकल ज्योग्राफिकल फीचर ऑन द अर्थ, अर्थ पे जो ज्योग्राफिकल फीचर है, फिजिकल ज्योग्राफिकल फीचर है, वो क्या डिफरेंस है, उसमें डिफरेंसेस है, क्या डिफरेंसेस है, उबड़ खाबड़ है तो प्लेन है, तो मैदान है, तो ऊंचाई है ना। हाई माउंटेन, अब देखिए, अब इसका इफेक्ट जो है यहाँ से आप देखिए, रिलीफ फीचर जैसा कि आप समझ गए होंगे, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया, ठीक है। हाई माउंटेन स्टॉप कोल्ड और हॉट विंड फ्रॉम रीचिंग ए लोकेशन, ठीक है। हाई माउंटेन स्टॉप कोल्ड और हॉट विंड फ्रॉम रीचिंग ए लोकेशन। जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, अब इधर से यह देखिए कोल्ड या हॉट विंड की बात कर रहा है। अब इधर से यह कोल्ड हो चाहे वार्म विंड, ठंडी हवा बहे चाहे गर्म हवा बहे। अब ये पहाड़ बीच में आ गया आपका, यह पहाड़ बीच में आ गया, तो यह क्या पहाड़ क्या करेगा, इन हवाओं को यह रोक दे रहा है। तो ये हवाएं को रोक दे रहा है, तो इस वाले पार्ट में यह हवाएं नहीं जा पा रही हैं, ये हवाएं बह रही हैं सरफेस, ठीक है। ये यहाँ पे गई, पहाड़ बीच में आ गया, हाई माउंटेन लिखे ना, हाई माउंटेन। अब इसको इसने रोक दिया। अब देखिए जो प्लेन एरिया था, प्लेन एरिया है, तो ये हवा बह रही है, ऐसे ऐसे बह रही है। अब ये प्लेन एरिया है, तो हवा बह करके इधर से इधर इधर आगे बढ़ गई, है ना। लेकिन यही बीच में माउंटेन आ जाएगा, तो यह बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, यह यहीं पे रोक देगा, यह माउंटेन रोक दिया। अब यह हवा इधर आ पाएगी, इधर हवा नहीं जा पाएगी, सीधी सी बात। इट कैन आल्सो, जो हाई माउंटेन है, यह और क्या करते हैं, इट कैन आल्सो कॉज रेन और स्नो,
प्रेसिपिटेशन, रेन और स्नो दोनों मिला करके हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो रेनफॉल पैटर्न है तो उसमें प्रेसिपिटेशन में क्या आता है, रेनफॉल भी होता है और स्नोफॉल भी होता है। तो इट आल्सो, कौन, या हाई माउंटेन की बात करें, इट कैन आल्सो काज रेन और स्नो इन द प्लेस इज ऑन द विंडवार्ड साइड ऑफ द माउंटेन, द लीवार्ड साइड ऑफ माउंटेन आर रिलेटिवली ड्राई। इसमें दो चीज, एक विंडवार्ड साइड और दूसरा लीवार्ड साइड है, ठीक है, एक विंडवार्ड साइड है और दूसरा लीवार्ड साइड है। तो जो हाई माउंटेन होते हैं वह चाहे पानी बरस रहा हो, ठीक है, चाहे बर्फ गिर रहा हो वह क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस को विंडवार्ड और लीवार्ड में डिवाइड कर देते हैं। विंडवार्ड वाला एरिया क्या होता है कि वहां पे तो प्रेसिपिटेशन होता है, लेकिन लीवार्ड वाले एरिया में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, वह ड्राई, सूखा रहता है। कैसे, यहां पे देखिए, अब ये देखिए आपको क्लियर समझ में आए। यहाँ पे यह देखिए, यह आपको रिलीफ फीचर समझाने के लिए, यहाँ पे आपको बता रहे थे ना रिलीफ फीचर, ये रिलीफ फीचर, तो डिफरेंट फिजिकल ज्योग्राफिकल फीचर, तो डिफरेंट फिजिकल ज्योग्राफिकल फीचर में यह आप देखिएगा। तो यह देखिए, जैसे यह है, यह क्या है, हिमालय का माउंटेन है, तो हाइट है, यह डेजर्ट एरिया है, यह नॉर्थ का प्लेन है, यह सेंट्रल हाईलैंड है, यह डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट है, यह नॉर्थ ईस्ट का एरिया है जिसमें इधर हिमालय इधर भी है, आप लोग पढ़े हैं जानते हैं। तो क्या यह सभी जो है बिल्कुल प्लेन है, एक बराबर है? नहीं, सब अलग अलग हैं, उबड़ खाबड़ है, तो गहरा है, तो ऊंचा है, तो रिलीफ फीचर क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग है तो क्लाइमेट भी अलग अलग होगा, ठीक। इसको देखिए, इसको एक बार देख लीजिए। जो छोटा सा हल्का सा ये वीडियो टाइप से आपको मैं दिखा रहा हूं, क्या समझ में आया यार, ध्यान से समझिए। यह एरिया जो इधर है यह विंडवार्ड एरिया है, और इधर का एरिया जो है वह लीवार्ड एरिया है, ठीक है। बीच में माउंटेन रेंज, यह पहाड़ है, ठीक है, यह ओशन है, ओशन से यहाँ पे इवोपरेट हुआ, कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड बने, यहाँ पे बारिश होगी, ठीक है। लेकिन यह जो क्लाउड बन रहा है यहां से देखिए जा करके, है ना, यहाँ पे वाटर इवोपरेट हुआ, कंडेंसेशन हुआ, यहाँ पे क्लाउड बने, या यहाँ पे बारिश हुआ, ठीक है। लेकिन माउंटेन, हाई माउंटेन की वजह से यह इस डायरेक्शन में नहीं आ पाते हैं, तो यहाँ का डायरेक्शन जो है, यह देखिए, यह डायरेक्शन जो है वह ड्राई रहता है। अब यहाँ देखिए, यह हरियाली है, यहाँ पे क्यों हरियाली है, क्योंकि यह माउंटेन जो हाई माउंटेन है, माउंटेन के विंडवार्ड एरिया में है। विंड, हवा, देखिए हवा जब बहेगी तो उसी के साथ ही जो है बादल एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। अगर उनको हवा नहीं जा रही है, किसी डायरेक्शन में हवा नहीं पहुंच पा रही है, तो बादल कैसे जाएंगे? आप देखिएगा, हवा बहती है तो बादल जो है उड़ करके जाते हैं ना, देखा होगा मानसून सीजन में कि हवा बह रही है तो बादल जो है उड़ करके जा रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, उड़ते हुए आपने देखा होगा। तो ये कैसे उड़ रहा है? अपने आप ही उड़ रहा है? नहीं, हवा के साथ उड़ रहा है। लेकिन अगर हवा को कुछ ऐसा कि रोक दिया जाए, तो पहाड़ जो होते हैं वो रोक दे रहे हैं। तो यहाँ से ओशन से वाटर इवोपरेट हो रहा है, क्लाउड बन रहा है, विंड के साथ जा रहा है, और इस एरिया में जो है पानी बरस रहा है, इधर पानी बरस रहा है। तो विंडवार्ड एरिया का मतलब हवा इधर बह रही है, लेकिन हवा को यह पहाड़ जो है रोक दिया। अब रोक दिया तो हवा रुक गया, तो इधर का एरिया, हवा इधर से इधर तक जा रहा था, यह एरिया में हवा है, तो विंडवार्ड, इनके साथ हवा के साथ जो है क्लाउड गए, कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड बने, इधर बारिश हुआ। अब यह रोक दिया, इधर नहीं जा पाए, तो इधर नहीं जा पाए तो हवा जिधर नहीं जा पाई और जिधर बारिश नहीं हुआ वह एरिया क्या कहलाएगा? लीवार्ड एरिया। तो अब बारिश नहीं हुई तो यहाँ देखिए इक्का दुक्का जो है यह प्लांट थोड़े से बहुत नाम मात्र के पड़े हैं। इधर तो खूब हरियाली है, इधर ड्राई सूखा एरिया है, क्योंकि इधर बारिश नहीं हुई। बारिश क्यों नहीं? क्योंकि हवा नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्योंकि यह हाई माउंटेन रेंज जो है इसको रोक दे रहा है। अब इसको यहाँ पे यह देखिएगा
कि जैसे अरावली रेंज है, यह मान लीजिए अरावली रेंज है, ठीक है, कहाँ पे, राजस्थान में। अब ये राजस्थान काफ़ी बड़ा एरिया है, यह राजस्थान इतना बड़ा एरिया है, लेकिन यह अरावली रेंज जैसे ही यहाँ पे आती है तो इधर से इधर हवा गई, इधर जो है हवा गई, इधर बारिश हुआ, ठीक है। लेकिन इनसे टकरा करके हवा इस पार नहीं जा पाई, तो इस पार नहीं जा पाई, और इधर जो है राजस्थान का जो ईस्ट पार्ट है, यह ईस्ट पार्ट और यह वेस्ट पार्ट, वेस्टर्न राजस्थान, तो इधर तो आपका हरियाली है भाई, इधर तो बारिश हो रही है, लेकिन इस हवाओं को जाने से यह अरावली पर्वत ने रोक दिया, अरावली पर्वत ने रोक दिया, तो इधर क्या हुआ, हवा नहीं जा पाई, हवा नहीं गई तो बादल भी नहीं गए, बादल नहीं गए तो बारिश नहीं हुई, तो यह एरिया क्या हो गया, यह लीवार्ड एरिया हो गया, यह एरिया विंडवार्ड, क्योंकि यहाँ हवा जा रही है, विंडवार्ड एरिया यह हो गया, यह एरिया वेस्टर्न राजस्थान का एरिया क्या हो गया, यह लीवार्ड एरिया होगा, यहाँ बारिश नहीं हुई। तो इधर देखिए जो डेजर्ट वाला एरिया है राजस्थान में, पूरा राजस्थान थोड़ा ना डेजर्ट है, डेजर्ट जो है वह पूरा राजस्थान थोड़ा ना है, राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट है अरावली के इस साइड का, वह राजस्थान का एरिया बिल्कुल नॉर्मल एरिया जैसे होता है वैसे ही है, कोई डेजर्ट वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही अरावली रेंज के उस पार का एरिया हम देखते हैं, जो लीवार्ड एरिया है जहाँ पे बारिश नहीं हुई है, वह क्या है, वह डेजर्ट है, किस नाम से जानते हैं, थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यह विंडवार्ड और लीवार्ड आपको इस तरह से आपको समझा दिए, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। चलिए फिर आगे और थोड़ा बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, अभी देखिए जो पढ़ रहे थे हम लोग, काफ़ी पॉइंट पढ़ा, 6 पॉइंट पढ़े ना, तो ये 6 पॉइंट क्या थे, फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे थे क्लाइमेट को, तो किस क्लाइमेट को, कहाँ के क्लाइमेट को, किसी पर्टिकुलर प्लेस कोई नहीं था, कहीं के भी क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहे थे दुनिया के। जैसे इसके पहले का जितना ये आपको 6 पॉइंट पढ़ाया ना, जिसमें 6वां वाला पॉइंट यह था, रिलीफ फीचर था, 1 2 3 4 5 6, कुल 6 पॉइंट पढ़ाए। तो यह 6 पॉइंट जो थे वह क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहे थे दुनिया के कहीं के भी, ठीक है, दुनिया में किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले यह कुल 6 फीचर्स थे, 6 फैक्टर्स थे। अब भी जो हम लोग अब पढ़ रहे हैं वह किसके रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, वह किसके रिगार्डिंग, की फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, किसके क्लाइमेट को, पर्टिकुलर इंडिया के क्लाइमेट को, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वह पर्टिकुलर किसके, इंडिया क्लाइमेट को। तो इंडिया क्लाइमेट में भी पहला क्या, लेटीट्यूड, पहला क्या पढ़ेंगे, लेटीट्यूड। लेटीट्यूड क्या है, ये लेटी हुई रेखाएं, ग्लोब पर जो लेटी हुई रेखाएं हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या 0 डिग्री एक्सिस इक्वेटर, यही तो लेटीट्यूड है, ठीक है। तो इसके बारे में तो बारी बारी से पढ़ते हैं कि इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। तो पहला फैक्टर क्या आप बताइएगा, लेटीट्यूड है, ठीक है। अच्छा, तो लेटीट्यूड कैसे, तो अब इंडिया का लोकेशन देखिए, तो एक्चुअल में इंडिया का लोकेशन है कैसा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट, यह देखिए 23 डिग्री है, यह डिग्री है, और यह जो ऐसे डैश किया हुआ यह मिनट पढ़ते हैं। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होता है, 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। ऐसे यह घड़ी वाला सुइयों वाला नहीं हम बता रहे हैं, ठीक है। यह मेजरमेंट जो है पर्टिकुलर जो है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लिए किया जाता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस को डिनोट करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, कैसे दिखाते हैं, डिग्री आप तो एंगल बनाते हैं ना, 90 डिग्री 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, कोई भी है तो हम लिखे कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट। मिनट को कैसे दिखाएंगे, या ऊपर ऐसे छोटा सा डैश बनाएंगे, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना मेजरमेंट होता है, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना होता है, और स्मॉल अगर जाएंगे तो 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, वह 60 सेकेंड। अब यहाँ पे 2 डैश हो गया, कितने डैश, 2 डैश हो गए, तो 2 डैश हो गए, तो वह क्या डिनोट कर रहा है, सेकेंड को। 1 डैश है तो मिनट को डबल है उसके ऊपर, तो वह सेकेंड को डिनोट कर रहा है। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होते हैं। तो इंडिया का लोकेशन देखिए, तो इंडिया क्या है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ, डिवाइड द कंट्री इन द ट्रॉपिकल जोन एंड द सब ट्रॉपिकल जोन।
जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वह इंडिया को दो इक्वल, नियर अबाउट इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, इंडिया क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, साउथ ऑफ द लाइन ट्रॉपिकल जोन एंड सब ट्रॉपिकल जोन में डिवाइड करता है। दिस लाइन रन फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ जो वेस्ट में है गुजरात से मिजोरम ईस्ट में, यह ऐसे जाता है। कौन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वह भारत को दो इक्वल पार्ट में मैप के द्वारा बता दे रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इक्वल पार्ट में कौन कौन से पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो एक तो हो गया ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और दूसरा सब ट्रॉपिकल जोन में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ट्रॉपिकल साउथ ऑफ दिस लाइन कौन सी लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में, लाइन के साउथ वाले पार्ट को क्या ट्रॉपिकल जोन में आ जाता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो लाइन है उसके नॉर्थ वाला पार्ट किस में आ जाता है, सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। ठीक है, और यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वह रन ऑफ कच्छ वेस्ट से लेकर के मिजोरम ईस्ट तक जो है यह जाता है। तो इस तरह से यह दो पार्ट में जब डिवाइड कर रहा है, कौन कौन से, ट्रॉपिकल जोन में और सब ट्रॉपिकल जोन में। तो इंडिया के क्लाइमेट जो है वह ट्रॉपिकल के साथ साथ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी आता है। मतलब कि यह मैप में आप देखिए तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, यह देखिए, यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये मैं आपको लाइन यहाँ पे मैप पे खींच के अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब यह क्या कर रहा है कि यह जो है इंडिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। यह इस लाइन के नॉर्थ, इस लाइन के यह नॉर्थ, और इस लाइन के साउथ, नॉर्थ में और इस लाइन के साउथ में। और यह कितने स्टेट से होकर जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये 8 स्टेट से होकर के भारत के लगभग बीचों बीच जो है यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। भाई कितने डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यह इसका लेटीट्यूड है। ठीक है, तो यह लाइन के इधर वाला पार्ट इंडिया का वह नॉर्थ है, इधर का पोजीशन जो आप देखेंगे नॉर्थ, और इधर का पोजीशन कौन सा दिखाएंगे, साउथ में है। ठीक है, ठीक है खुशबू, आप सही बता रहे हो, 1 डिग्री तो मैं बताया हूँ। ठीक है, तो इधर का पार्ट जो है वह नॉर्थ और इधर का पार्ट जो है वह साउथ। अब देखिए, ध्यान दीजिए कि यह जो नॉर्थ वाला पार्ट है यह ट्रॉपिकल जोन में आता है, और यह साउथ वाला पार्ट जो है वह सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। तो अब दो अलग अलग हो गए, इधर का पार्ट ट्रॉपिकल जोन में और इधर का पार्ट क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल जोन में। तो क्लाइमेट भी इधर का अलग और इधर का इधर होगा। जो कैरेक्टर है क्लाइमेट का, वह जोन जब अलग अलग हो गया, ट्रॉपिकल जोन और सब ट्रॉपिकल जोन में, तो क्लाइमेट भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इसमें और चीजें हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए, यह अर्थ स्पिन कर रहा है। ठीक है, अर्थ जो है वह स्पिन कर रहा है। इसी पे आपको बताएं कि अलग से बता दें। देखिए, हम ये ग्लोब पे स्पिन कर रहा है, यहाँ पे आपको यह लाइन खींच है। ठीक है, यह क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। अब इक्वेटर के देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, इंडिया भी आएगा तो। ठीक है, यह इंडिया जो है ये रहा कहाँ गया, इधर से जैसे घूम जा रहा है। ठीक है, अब इस पे जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप बनाते हैं, और यह क्या बनाते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बना लीजिए। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बना लीजिए। तो यहाँ से या तो आप ग्लोब से समझ लीजिए, तो ग्लोब पे देखिए इस तरह से घूम रहा है। यह एक्चुअल में यह पे यह कौन सा हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो 23.5 डिग्री। खैर यहाँ से अच्छा हमको लग रहा है कि आपको यहाँ पे समझ, क्योंकि स्पिन कर जा रही है अर्थ, जो ग्लोब है स्पिन कर जा रही है, तो इसलिए क्लियर नहीं हो रहा है।
तो यहाँ पे देखिए इसमें देखिए, यहाँ से देखिए ये नॉर्थ पोल हो गया या साउथ पोल हो गया, ठीक है। यह इक्वेटर 0 डिग्री एक्सिस, यह क्या है, इक्वेटर है। तो इक्वेटर क्या है, ये इक्वेटर हो गया, ठीक है। यह लाइन जो है यहाँ पे, यह जो जा रही है, यह 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। इंडिया का देखिए जो पोजीशन है वह आपका क्या बताया है कि यह जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यह इंडिया को 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। खैर मैं यहाँ पे आपको मैप यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, आपको एक ऐसे रेक्टेंगल टाइप से ऐसे बना करके आपको समझा दे रहे हैं। मान लीजिए यह जो रेक्टेंगल टाइप का बना है यह आपका इंडिया है, ठीक है। तो यह इंडिया है, इसके बिल्कुल बीच से मिडिल से 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, ठीक है। तो यह इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यह वाला पार्ट यह और यह दूसरा पार्ट, ठीक है। अब देखिए, अब इंडिया देखिए, एक तो यह जो रेड वाला पार्ट है इधर और एक येलो पार्ट है इसमें। तो इंडिया जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, तो दोनों का जो जोन है वह चेंज हो गया। कैसे जोन चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे यह वाला एरिया इतना जो है वह ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है। यह इतना एरिया जो रेड आप देख रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक, यह ट्रॉपिकल जोन है। यह ट्रॉपिकल जोन होता क्या है, यह हॉट है, गर्म है। क्यों गर्म है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी अधिक पड़ती है। क्यों गर्मी अधिक पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ वाले एरिया में सन रेज जो है वह डायरेक्ट पड़ता है, और यहाँ के एरिया जो है वहाँ सन से डिस्टेंस जो इसकी होती है वह कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हॉटनेस अधिक है। आगे यदि बढ़ेंगे तो यहाँ पे अब यह इंडिया का यह वाला पार्ट यह ट्रॉपिकल जोन में आ गया, यहाँ पे हॉट है। यह 23.5 डिग्री से इधर बढ़ते हैं यहां तक। तो कंपेयर देन जो यह हॉट एरिया है ट्रॉपिकल जोन, उसमें यह टेम्परेट जोन या सब ट्रॉपिकल जोन इसको कहते हैं। तो इंडिया का कुछ एरिया जो है इसमें इस वाले एरिया में आ गया। अब यह क्या हो गया कि यह जो है यहाँ पे यह हॉट है तो यह वार्म है, और आगे बढ़ेंगे तो इधर कोल्ड हो गया। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे एक चीज को और यहाँ पे समझ लीजिएगा कि जैसे जैसे हम लोग यह टेम्परेचर की बात करना ही है अभी आपसे, लेकिन यहाँ पे जब आपको बता रहा हूं तो यह भी समझिए कि जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से नॉर्थ साइड में या साउथ साइड में जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, लो होता चला जाता है। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, लो होता चला जाता है। टेम्परेचर क्या होता है, लो। कब, जबकि हम इक्वेटर से या तो नॉर्थ की तरफ बढ़ें या तो साउथ की तरफ बढ़ें। अब देखिए यहाँ पे है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर लो होता जाएगा, लो होता जाएगा, लो। अब ये वाले पोलर जोन में आएंगे, एकदम कोल्ड ठंडा, एकदम बिल्कुल ठंडा बर्फ। उसी तरह से इक्वेटर से जैसे इधर बढ़ेंगे तो यहाँ तक गर्मी है, फिर इधर जो है कम गर्मी है, इधर गर्मी अधिक है, इधर कम गर्मी है, और इधर गर्मी का छोड़ो इधर ठंडी फिर बहुत अधिक है। बहुत कम गर्मी होने का मतलब फिर यहाँ ठंडी है। तो यह जो है पोलर जोन साउथ पोल का, यह पोलर जोन जो है नॉर्थ पोल का, यह कंपेयर देन इन दोनों के अधिक ठंडा है, बिल्कुल ठंडा है, मतलब टेम्परेचर इतना कम है कि पूरा बर्फ जमा रहता है, ठीक है। तो इंडिया का जो पोजीशन है वह क्या आ रहा है कि वह यह वाला पोजीशन जो है, यह पोजीशन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको डिवाइड कर रहा है, तो यह पोजीशन ट्रॉपिकल जोन में और यह सब ट्रॉपिकल जोन में। तो इंडिया क्या कर रहा है, दोनों तरह के क्लाइमेट को एंजॉय कर रहा है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों जोन को एंजॉय कर रहा है, ठीक है। एल्टीट्यूड, अब हम लोग क्या देखेंगे, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब बता चुके हैं भाई ना। एल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ, एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई। ऊंचाई कहाँ से नापते हैं, सी लेवल से नापते हैं, ठीक है। तो इंडिया में भी है, सी लेवल से ऊंचाई कहीं अधिक है तो कहीं कम है। जैसे यहाँ पे पॉइंट वाइज देखिए कि माउंटेन इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया हैव एन एवरेज एलिवेशन ऑफ अबाउट 6000 मीटर, ठीक है। कितने 1000 मीटर, 6000 मीटर। कहाँ का, नॉर्थ का। नॉर्थ में माउंटेन है, ऊंचाई अधिक है,
तो एवरेज जो है नॉर्थ माउंटेन का कितना, एवरेज हाइट कितनी है, वह 6000 मीटर है। जबकि जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्र के किनारे का एरिया है, जहाँ पे आइलैंड वगैरह, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड है, या ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, जो कोस्टल रीजन है, वहाँ पे एवरेज हाइट आपको मिनिमम कितना मिल जाएगा, तो एवरेज हाइट मिनिमम जो है 30 मीटर। कहाँ की 6000 मीटर एल्टीट्यूड है, और कहाँ की ओनली 30 मीटर है। तो बहुत बड़ा वेरिएशन हो गया ना एल्टीट्यूड को लेकर के। तो एल्टीट्यूड यदि में बहुत बड़ा वेरिएशन है तो उसका जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट जो है किस पे पड़ेगा, उस पर्टिकुलर प्लेस के क्लाइमेट पे पड़ेगा। द इंडिया सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस माइल्डर विंटर्स एज कंपेयर टू सेंट्रल एशिया बिकॉज ऑफ द हिमालय। ध्यान से इसको समझिएगा पॉइंट को, कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है एक्सपीरियंस करता है माइल्डर विंटर को। माइल्डर विंटर का मतलब क्या हुआ, कि बहुत भयंकर ठंडी नहीं, कि टेम्परेचर माइनस में ही चला जाए। जैसे नॉर्थ प्लेन में हम लोग जो रहते हैं, जैसे माइनस में टेम्परेचर जो माउंटेन एरिया है हिमालय का, वो तो जाता ही है, ठीक है। लेकिन जो प्लेन एरिया है वहाँ पे इंडिया सब कॉन्टिनेंट जो है वहाँ पे विंटर जो होती है माइल्डर रहती है, और वह भी जो है क्या रहता है कि पूरे 12 महीने नहीं रहती है, या 12 महीने जो हिमालय का रेंज है वहाँ पे भी टेम्परेचर जो है एक बराबर नहीं रहता है, वहाँ पे भी टेम्परेचर कम या अधिक होता है, माइल्डर विंटर बने रहते हैं, ठीक है। लेकिन यह माइल्डर विंटर जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस करता है किसके कंपेयर में, सेंट्रल एशिया, क्योंकि उधर से आने वाली जो कोल्ड विंड है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आती हैं, उसको यह क्या हिमालय क्या करता है, वह रोक देता है, ठीक है। वह क्या करता है, रोक देता है। अब यह हिमालय माउंटेन है, ऊंचाई अधिक है, तो वह उस तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं जो होती है उसको रोक देता है, जिसके वजह से इस साइड में जो होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट एरिया में, वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ठंडी जो है वह उतनी नहीं होती है। अब ये देखिए जो कलरफुल वाला हिस्सा आपको दिखा रहा है, यह कलरफुल वाला हिस्सा जो है आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, यही क्या है, यह सेंट्रल एशिया है, ठीक है। काफ़ी बड़ा एरिया है और इतना आपको दिखाना नहीं था, लेकिन ये देखिए इतना है। इधर इसको छोड़ दिए, यह ओशन है व्हाइट वाला, ठीक है। यह जो व्हाइट इसमें शो कर रहा है, यह क्या है, जो व्हाइट पोजीशन है वह ओशन है इस मैप में। जो यह ग्रे कलर का है हल्का हल्का, यह जो है वह क्या है, कॉन्टिनेंट है, आपके सारे कॉन्टिनेंट है। इधर जो देखिए ग्रीनलैंड है, यह नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका है, यह यूरोप है, इधर का एशिया है, यह ऑस्ट्रेलिया, इधर न्यूजीलैंड है, इंडोनेशिया वगैरह, यह भारत जो है यहाँ पे है ना। यह भारत का एरिया देखिए, तो यह देखिए, ठीक है। तो ये सेंट्रल एशिया का जो पार्ट है, तो यहीं पे आपका हिमालय है ना। यह जो है यहाँ पे आपका हिमालय हो गया, ठीक है। ये आपको रफली बता दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हिमालय अब यहाँ पे दिखा पाना बड़ा मुश्किल है, तो आपको अलग अलग कलर से दिखा रहा है तो आपको क्लियर हो जाएगा। यह कौन सा हिस्सा है, यह सेंट्रल एशिया है ना। जो ऑरेंज कलर का यह सेंट्रल एशिया है। अब आपका यह हिमालय यहाँ पे है। अब हिमालय है तो क्या होगा, अब इस सेंट्रल एशिया से जो आने वाली यह कोल्ड हवाएं हैं, वह क्या करता है, ठंडी हवाएं जो हैं यह हिमालय इनको रोक दे रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इंडिया का जो यह इलाका है, यह एरिया है, यहाँ पे ठंडी हवाएं नहीं आ पा रही हैं। तो नहीं आ पा रही, तो यहाँ का विंटर जो है वह माइल्डर विंटर है। ऐसा नहीं है कि साइबेरिया की तरह 12 महीने टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस बना रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर यही मान लीजिए कि यह हिमालय नहीं होता, यह हिमालय जो आपको बता रहे हैं नॉर्थ में हिमालय है, यह हिमालय नहीं है, यह हिमालय नहीं होता, तो इसका जो सेंट्रल एशिया से आने वाली जो कोल्ड हवाएं हैं, यह पूरा इधर कवर करता, तो इधर कवर करता, तो इधर का एरिया पूरा सेंट्रल एशिया वाला जो टेम्परेचर है वह क्या होता है, यह पूरा एक जैसा होता। तो यहाँ पे जो हम माइल्डर विंटर की बात करें, वह माइल्डर विंटर नहीं रहता, बल्कि यहाँ पे विंटर अधिक पड़ता, टेम्परेचर हमेशा 12 महीने एक बराबर बने रहते। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हिमालय के से हमें क्या फ़ायदा है, हिमालय होने से क्या फ़ायदा है, तो एक फ़ायदा देखिए यहाँ पे है, और दूसरे क्या, फायदे तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन जैसे बहुत फायदों में यह आप बताएंगे ना कि सेंट्रल एशिया से आने वाली जो कोल्ड विंड्स हैं उसको यह रोकता है, जिससे कि प्रोटेक्शन होता है हमारे नॉर्थ प्लेन में, इस साइड में
इस साइड में जो है प्रोटेक्शन होता है और यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, वह जो है विंटर सीजन में जो हम कहें कि माइल्ड विंटर बना रहता है, ठीक है। अदरवाइज पूरा ठंडा रहता है। और दूसरे हिमालय के होने से फायदा में किया, दूसरे यह जो है एक नॉर्थ का पूरा बॉर्डर है, उधर से पार करके इधर दुश्मन हजारों सालों से जो आए भी तो किस डायरेक्शन से आए पता ना आपको, जो हमेशा बार बार जो है इंडिया पे अटैक होते रहा है ना, वह यहाँ पे हिमालय के होने की वजह से, ये देखिए यहाँ पे हिमालय आपका ऐसे है, तो यहाँ हिमालय है तो इधर से कोई नहीं आया, ठीक है, इधर ओशन है कोई नहीं आया, इधर ओशन है इधर से नहीं, जितने अटैक हुए वह किधर से हुए, इधर से अटैक हुए, अटैक जो हुए वह इस साइड से अटैक हुए, लैंड एरिया से अटैक हुए हैं। या हिमालय पार करके इधर से कोई नहीं आया, इधर ओशन है इधर से नहीं, इधर ओशन है इधर से कोई नहीं, तो जो खतरा रहा, जो हमेशा जो है भारत पे बहुत सारे अटैक हुए, वह किधर से हुए हैं, इस डायरेक्शन से हुए। इधर हिमालय ने रोका, ठीक है, बाउंड्री बना करके, इधर का बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरबियन सी, यह जो है सी बाउंड्री है, तो समुद्रों से जो है आप आना, अभी तो मान लीजिए कि बड़े बड़े जहाज है लेकिन उस जमाने में नहीं होते थे तो नहीं आ पाते थे, ठीक है। तो ये हिमालय जो है कई तरह से, इसके अलावा हिमालय जो है वो वहाँ से नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। 3 नदियाँ जो हैं, जो नॉर्थ प्लेन की 3 बड़ी नदियाँ हैं, इंडस वैली, इंडस रिवर जो है, और ब्रह्मपुत्र है, और कौन सी, गंगा रिवर सिस्टम। ये 3 रिवर सिस्टम जो हैं वह कहाँ से निकल रही है, वह हिमालय से निकल रही है। गंगा देखिए हिमालय से निकल रही है, मानसरोवर लेक से जो है ब्रह्मपुत्र, तो जो हिमालय से निकलती हैं नदियाँ निकलती हैं, जो कि जिनसे कि देश को पानी मिलता है, इरिगेशन मिलता है, तमाम इस तरह से फायदे नदियों के होने से हिमालय क्षेत्र जो है वह फ्लोरा और फ्यूना के लिए जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, मेडिसिन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो फ्लोरा है वहाँ पे उसमें तमाम तरह के जो है आयुर्वेदिक जो है जड़ी बूटियाँ मिलती है, तो तमाम फायदे हिमालय के होने से। तो यहाँ पे जो आपको था बेसिकली यह है कि सेंट्रल एशिया से आने वाले जो कोल्ड विंड है उनको यह रोकता है, जिसकी वजह से इस साइड जो है माइल्डर विंटर बना रहता है, ठीक है। और तीसरा इसमें क्या हम लोगों को पढ़ना है, तीसरा पॉइंट जो है वह प्रेशर एंड विंड सिस्टम पढ़ना है। द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन गवर्न द क्लाइमेट एंड एसोसिएट वेदर कंडीशन इन इंडिया, ठीक है। इंडिया क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाला प्रेशर और विंड, यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन दो को तो आपने पढ़ ही लिया, ठीक है। पहला लेटिट्यूड और दूसरा क्या, एल्टीट्यूड, तीसरा क्या, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। अब प्रेशर एंड विंड सिस्टम में देखिए हमें 3 अलग अलग तरह से पढ़ना है, 3 पॉइंट पढ़ना है। क्या करा कि द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन में कौन कौन सा, पहला प्रेशर एंड सरफेस विंड, ध्यान दीजिएगा नोट कर लीजिएगा, प्रेशर एंड सरफेस विंड। दूसरा क्या हम लोग पढ़ेंगे, अपर एयर सर्कुलेशन, और तीसरा क्या पढ़ेंगे, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। यह 3 एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो कि इंडिया के क्लाइमेट और वेदर कंडीशन को अफेक्ट करते हैं, और तीनों को डिटेल पढ़ना है, बारी बारी से पढ़ना है, इसी को ज़्यादा डिटेल में। पहला और दूसरा जो आप हम लोगों ने पढ़ा है ना, लेटिट्यूड और एल्टीट्यूड, यह तो बड़ा छोटा छोटा पॉइंट था, ठीक है, छोटा छोटा। अब इसमें तीसरे वाले में भी 3 पॉइंट है और तीनों को डिटेल में पढ़ना है। तो अब इस तीनों को डिटेल में बारी बारी से, पहला प्रेशर एंड सरफेस विंड पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों को बाकी जो है हम लोग क्लाइमेट के 3rd लेक्चर में पढ़ा जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तब आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्लाइमेट के 3रे लेक्चर के साथ। थैंक यू।